ये हैं बदलो की नशरियात। खुशामदीद कहते हैं आपको अंग्रेज में। मैं हूं शापारा सलीम इम्तियाज़ आलम के साथ बदलो चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए। रूस के सदर पुतिन ने जनूबी और मशरकी यूक्रेन में जो है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया और इसके साथ ही रूसी फ़ौजें यूक्रेन में दाखिल हो चुकी हैं। इतलात के मुताबिक यूक्रेन के दिफाई तनसीबात जो हैं वो रूसी फ़ौजों के निशाने पर है। अमेरिका और नेटो के ममालिक ने जो है इस हमले की मजम्मत की है और इसके साथ ही रूस पर जो है वो मज़ीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगने के चांसेस हैं, लेकिन नेटो अफ़वाज जो हैं वो यूक्रेन में दाखिल नहीं होंगी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप में जो है ये इस सदी का सबसे बड़ा दिफाई बहरान है और इसके साथ ही हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मास्को में हैं। सो क्या कहेंगे आप? वज़ीर आज़म वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप बताइए। वो कहीं पहले कह रहे थे चीन की और अमेरिका के दरमियान सुलह कराने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान और सऊदी अरब के खिलाफ पहले ही करा चुके हैं वो सुलह। ठीक, अब वो इस मौके पे गए यूक्रेन जब और रूस ने हमला कर दिया है यूक्रेन पे। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट अ बैड टाइम टू गो टू मॉस्को। बड़ा बुरा चुना उन्होंने। बाहर क्या है, देखिए यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था। ठीक है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत यूनियन की हुकूमत थी। ओके। और यूक्रेन इलाके के हिसाब से यूरोप का रूस के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है। ठीक है। 1990 में ये रिपब्लिक्स आज़ाद हो गई। बिल्कुल ठीक है। आपको एक बात बहुत दिलचस्प बात बताऊं जी। जब अक्टूबर 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, अक्टूबर का इनकलाब हुआ, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है, तो पहली डिग्री पता क्या थी? क्या? जो लेनिन ने दी थी। पहली डिग्री थी कि तमाम जो रूस की ज़ारशाही रूस की नौआबादियाँ हैं या कब्जा किए हुए इलाके हैं, सबको आज़ादी। ओके। और हक़ खुद इरादियत मान लिया था कि वो आज़ाद होना चाहें, आज़ाद हो, सोवियत यूनियन का हिस्सा बनना चाहें, तो बाद में बना। ठीक है। और अब एक वक्त आया कि जब सोवियत यूनियन टूटा गोर्बाचोव की पॉलिसीज़ के नतीजे में, तो फिर जब वो टूटा और तो फिर बड़े बग़ैर गोली चलाए, बग़ैर खून खराबा किए, रूस ने अपनी बाकी तमाम रिपब्लिक से कहा कि भाई आप अपने अपना आज़ादी का रास्ता इख्तियार करें। ठीक है। और वो रिपब्लिक्स ने जो थी सोवियत यूनियन का हिस्सा अनाउंस कर दिया, सोवियत यूनियन टूट गया और ये रिपब्लिक्स आज़ाद हो गई। ठीक है। पाकिस्तान ने 1991 में यूक्रेन को मान लिया था, तस्लीम कर लिया था, सफारती तौर पर तस्लीम कर लिया था। यूक्रेन बहुत तरक्की याफ्ता था सोवियत यूनियन के अंदर भी। ठीक है। वहाँ पे बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी थी जो यूक्रेन ने ख़त्म कर दी और रूस को के हवाले कर दी। ठीक है। एक बड़े दिलचस्प वाक़या और बताना मैं चाहता हूँ कि क्राइमिया जो था वो रूस का हिस्सा होता था तारीख़ी तौर पे। अच्छा। और वो 1956 में खुर्शचॉफ जो थे, जो वहाँ के सदर थे सोवियत यूनियन के, उन्होंने तोहफे में यूक्रेन को दे दिया था, यूक्रेन की रिपब्लिक को दे दिया जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। ठीक है। जब ये मामला ख़त्म हुआ, सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, तो उस वक्त एक वारसा पैक्ट होता था। ठीक है। किसके खिलाफ? नेटो के खिलाफ। ओके। नेटो मगरबी जिसके अब 30 मेंबर हैं, दिफाई मायदा है, दिफाई कह लें या जारहाना मायदा कह लें, ओके, कि जिसमें ये मुल्क मिलकर जैसे अफ़गानिस्तान में या और जगहों पे ये जो हमला होता है, तो फिर ये सब शामिल हो जाते हैं इसमें, भले इसमें इसके फैसले में फॉर्मली शामिल हो या ना हो, जहाँ अमेरिका कहता है वहाँ चल पड़ते हो जाते हैं। ठीक है। अभी जो झगड़ा हुआ है, जो हमला किया है रूस ने, इसके बड़े खौफनाक मुज़मरात होंगे और होने जा रहे हैं यूरोप पे। ठीक है। एक तो ये हो गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर नेटो की डिप्लॉयमेंट्स हो गई हैं। अच्छा। दूसरी तरफ रूस ने अब चारों तरफ से हमला कर दिया है। ओके। पहले ये लगा था कि ये गए हैं, ये दो इलाके हैं मशरकी यूक्रेन में और जनूबी यूक्रेन में, ये इलाके हैं जहाँ पे डोनेट्स्क कहते हैं और एक को एक लुहांस्क कहते हैं। अच्छा। ये डोनास के इलाके में गए हैं। ओके। और जहाँ पे
रूसियों की अक्सरियत है, अच्छा, ओके, ठीक रूसी है, जबान बोलते हैं। सही। इन इलाकों में बड़ी पुरानी एक खलफशार चल रही है, ओके। और ये अपनी यूक्रेन से अलहदगी या चाहते खुद हैं, मुख्तारी के लिए लड़ते रहे हैं, ठीक और है। काफ़ी लड़ाई झगड़ा चलता रहा है। ओके, इस झगड़े को हल करने के लिए मिन्स्क का मायदा हुआ, एक मायदा हुआ, उस पर अमल ना हुआ, दूसरा मायदा हुआ, उस पर भी अमल ना हुआ। ठीक है, यूक्रेन ने इन दोनों इलाकों को, यानी डोनेट्स्क को और लुहांस्क को अच्छा, खुद मुख्तारी देने से, इनकार कर दिया। म्यूनसिपल सेल्फ गवर्नेंस देने से भी ठीक है। नहीं किया उन्होंने। अच्छा। मिन्स्क के वायदे में था वो करेंगे, ओके। लेकिन फिर ये हुआ कि उन्होंने अपना इलेक्शन करवा लिया 2018 में, और अपनी कौंसिल इलेक्ट कर ली, ठीक है। और अपने आप को उन्होंने कहा हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क है ठीक और है। लुहांस्क है। ओके, अभी जब 3 दिन पहले प्यूटन ने ऐलान किया कि वो उन रिपब्लिक्स को, डोनेट्स्क की और लुहांस्क की रिपब्लिक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं बतौर आज़ाद रिपब्लिक्स के, ठीक है, और जिस पर के बड़ा रद्द-ए-अमल आया इंटरनेशनली, और साथ ही दूमा ने, पार्लियामेंट ने इत्तेफाक राय से इख्तियार दे दिया प्यूटन को कि वो दुनिया में कहीं भी फ़ौज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा। रूस की सलामती के लिए। ओके, अभी लिहाजा आज ही सुबह 6 बजे अपने ऐलान में उन्होंने कहा कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, यानी फ़ौज कशी का ऐलान कर दिया। अब वो फ़ौज कशी का ऐलान सिर्फ यूक्रेन के मशरिक और जनूब में ही नहीं हुआ, बल्कि वो दूसरी तरफ से भी बेलारूस, जो कि रूस का बड़ा इत्तेहादी है, ओके, जहाँ पे कुछ दिन पहले जंगी मशकें हो रही थी, और वो तारीख गुजरने के बाद भी उन्होंने मुलतवी कर दी, बढ़ा दी तारीख उन मशकों की। वहाँ से भी टैंक्स जो है दाखिल हो गए हैं, अच्छा, यूक्रेन में, और यूक्रेन की जो बड़ी फौजी तंसीबात है उस पर धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, बम्बारमेंट हो रही है। ठीक है। रूस ने ऐलान किया है कि वो उनकी जो दफाई तंसीबात है उन्हें वो तबाह कर देगा। अच्छा। और बड़ी खौफनाक तकरीर की है प्यूटन ने। अच्छा। और उसने कहा हमारा कब्जा करने का प्रोग्राम नहीं है यूक्रेन पे, लेकिन ये झगड़ा ये क्यों इतना बढ़ गया? हाँ। एक तो ये बड़ा, ये जो 2 इलाके थे, ठीक है, इसके हवाले से एक झगड़ा चल रहा था। रूस जो है वो रूसी जो कि इन दोनों इलाकों में रहते हैं, हाँ, उनकी हमायत में आ गया। ठीक है, कि इनके इंडिपेंडेंट कर दिया जाए इनको। ठीक है। लेकिन जो दूसरा बड़ा मसला बना, इससे भी बड़ा, वो मसला ये बना कि यूक्रेन के जो नए सदर हैं, और उससे पहले भी कोशिश हो रही थी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, अब वो चाह रहे थे कि वो मुतालबा कर रहे थे बार बार कि उन्हें नेटो का हिस्सा बनाया जाए। अच्छा, ओके। और नेटो भी ये जब तय हो गया था, एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी जब वारसा पैक्ट ख़त्म हुआ, जो कि सोवियत यूनियन या रूस के ज़ेर क़यादत था। ठीक है। ये 2 फौजी माहदे थे जिसकी वजह से पूरे 50 साल कोल्ड वॉर रही, ठीक है, सर जंग रही। बिल्कुल ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई ये आप नेटो को सोवियत यूनियन की फॉर्मर रिपब्लिक्स तक नहीं बढ़ाएंगे, ओके, यानी मशरिक में इसका एक्सटेंशन नहीं करेंगे। ठीक। लेकिन ये माहदे की खिलाफ वर्जी हुई, अंडरस्टैंडिंग की खिलाफ वर्जी हुई। ठीक है। और पोलैंड के साथ भी, हंगरी के साथ भी, और ये जो बाल्टिक की जो रियासतें हैं उनके साथ भी नेटो में शामिल हो गए, यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गए। ठीक है। और बहुत करीब फॉरवर्ड आगे की तरफ ले गए नेटो अपनी तंसीबात को, और समुद्री इलाके में भी वो और उनके जहाज नेटो के तो वो ये रूस गर्दिश करने लगे। तो रूस को सलामती को ख़तरा दरपेश हुआ कि ये मेरे गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब बिल्कुल करीबी मशरकी फ्लैंक पे, यानी रूस के बॉर्डर तक पे तंसीबात लग गई और मिसाइल्स लग गए, तो रूस इस बारे में बहुत जुज़बुज़ था, बहुत उसमें तशवीश थी। ठीक है। लिहाजा रूस का तकादा ये था कि भाई आप यूक्रेन को नेटो में शामिल ना करें, ये मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। और जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो बार बार इसरार कर रहे थे, बल्कि अब उन्होंने पिछले दिनों ऐलान कर दिया
तीन दिन पहले एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि हम अब न्यूक्लियर बम भी बनाएंगे। अच्छा, ये तो ऐसा लग रहा है आ बैल मुझे मार वाली सूरत हाल लग रही है। मतलब जेलेंस्की और की जो पार्टी है और जो हुकूमत है इस वक्त यूक्रेन की, वो बहुत ज़्यादा छतरी में जाना लेना चाह रही थी नेटो की, और उन्हें डर था रूस से, तो लिहाजा वो नेटो की छतरी लेना चाहते थे। ठीक है, लेकिन नेटो और अमेरिका और यूरोप वाले चाहते थे कि रूस के बिल्कुल पास हो जाए, जाके तनसीबात लगा लें के मगरिब में और शुमाल में से वो बात कर लीजिए। हाँ, उन्हें मिल जाएगी, एरिया मिल जाएगा, ठीक है, मिलिट्री पोस्ट मिल जाएगी। हाँ। तो जाहिर है कि रूस इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। ठीक है, बातचीत की कोशिशें हुई लेकिन नाकाम हो गई। अब जब शुरू में ये जब ऐलान किया, ये जब इख्तियार मिला उन्हें कि सदर पुतिन को ड्यूमा ने दे दिया, पार्लियामेंट ने, तो फिर सदर बाइडेन ने उनके 2 बैंकों पर और उनकी बड़ी शख्सियात, कारोबारी शख्सियात पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। ठीक है, वैसे इकोनॉमिक सैंक्शन 8 साल से जारी हैं। ठीक है, अब पहले से बहुत सी मौजूद हैं। यूरोप ने भी वो बंदिशें लगा दी हैं, इक़्तिसादी बंदिशें, ख़ास तौर पर फाइनेंशियल मार्केट तक अमेरिका ने भी लगा दी हैं। रूसी आलमी फाइनेंशियल मार्केट में नहीं जा सकते। ठीक है, बल्कि ये पूरे की पूरी जो दूमा पार्लियामेंट में जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया, सदर को इख्तियार दिया कि वो फौजी कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें भी उन्होंने उन पर भी बंदिशें लगा दी। ठीक है, जिस तरह तालिबान के लीडर पे लगाई गई थी, याद है आपको? अमेरिका बंदिशें लगा देता है। तो ये पूरा आलमी निज़ाम असल में अमेरिका के कब्जे में है। ठीक है, रूसी जो है ना काफ़ी अरसे के बाद हरकत में आए थे। शाम में जैसे आए मिसाल के तौर पे, उन्होंने असद की हुकूमत को बचा लिया और अमेरिकी उसे वैसे ख़त्म करना चाहते थे जिस तरह इराक में उन्होंने सद्दाम की हुकूमत ख़त्म की, या लिबिया में उन्होंने कर्नल गद्दाफी की हुकूमत ख़त्म की। बिल्कुल सही। अब आप देखिए ना कितने मुल्कों को ताराज कर दिया, बर्बाद कर दिया अमेरिका ने और उसके नेटो के इत्तेहादियों ने। खुद अफगानिस्तान को कितना बर्बाद किया 40 साल तक। तो ये एक तरह की एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था। ठीक है, मिलिट्री हिसाब से भी और करेंसी के हिसाब से भी, आलमी मालियाती निज़ाम के हिसाब से भी, और आलमी सरमादारी के हिसाब से। ठीक है, ये जिसका और डॉलर की एम्पायर भी। तो रूसी और चीनी इससे बड़े जुज़बुज़ थे, इस बात को समझते थे कि भाई ये तो इनकी इजारादारी है। बिल्कुल सही है। लिहाजा चीनी तो डॉलर की एम्पायर को भी तोड़ने की कोशिश में थे, और वो अपना एक पैरेलल सिस्टम भी उन्होंने बनाना शुरू किया, बैंकों का, सरमायाकारी का। क्योंकि ये जो आलमी इदारे हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये जब कहते हैं ब्रेटन वुड के माहदे, ये सेकेंड वर्ल्ड के बार के बाद दुनिया का जो सेटलमेंट हुआ था उसमें ये इदारे भी बने थे। उसके बाद वो UN भी उस हिसाब से, और सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये सारा पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेटलमेंट था। ठीक है, पहले तो उसमें सोवियत यूनियन बाइपोलर वर्ल्ड था और अमेरिका था और उसके इत्तेहादी नेटो वाले। लेकिन अब जब सोवियत यूनियन टूट गया तो वारसा खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है, और यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया कि एक कुतबी दुनिया बन गई। सही। अब जब से चीन उभरा है फिर वापस और दोबारा रूस में खड़ा होना शुरू हुआ है, तो फिर से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की आगाज हो रहा है। ठीक है, अब दुनिया में अब यहाँ पे आप देखें कोई और मुल्क होता तो चढ़ दौड़ते नेटो वाले भी और अमेरिका वाले भी, लेकिन अभी के लिए खामोशी है। लेकिन यहाँ पे क्या वजह, उसकी वजह क्या है कि रूस भी अमेरिका को एक बार नहीं 100 बार तबाह कर सकता है न्यूक्लियर जंग में। ओके, अब ट्रंप के दौर में जो न्यूक्लियर दीता के लिए जो मायदे थे, या आप कह लें कि न्यूक्लियर असले की दौड़ को काबू करने या दुनिया में न्यूक्लियर जंग को रोकने के लिए जो, या न्यूक्लियर तहदीद असला की जो कोशिशें थी, उसे ट्रंप ने बहुत बर्बाद किया। ठीक है, वो जो स्ट्रेटेजिक ट्रीटी था वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, और दूसरे कई मायदे। ठीक है, अब दुनिया में कोई रूस और अमेरिका के दरमियान कुछ मायदे मौजूद हैं, लेकिन अभी न्यूक्लियर मैदान में बहुत सी चीज़ें अब नहीं रही जिनकी बड़ी ज़रूरत है। अब दुनिया बहुत डरी हुई है। ठीक है, आपने रूस पे बंदिशें लगा दी हैं, लेकिन अब रूस पे आप देखें, रूस तमाम यूरोप की
एक्सपोर्ट्स रूस जा रही थी। सही। उनके सारे स्टोर यूरोप की अशिया से भरे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब तो दुनिया में चीन के पास सबसे बड़ी सप्लाई लाइन तो चीन के पास है। हाँ, अब वो कभी चीन पूरी कर देगा तो रूसी बैलेंस मार्केट में हाँ, कभी नहीं होगी। सही है। अब दुनिया का सबसे अब देखिए ना, अब दूसरी तरफ क्या है कि यूरोप जो है वो कुछ 40% तक जो तवानाई पे रूस की डिपेंड करता है। सही। अब ये नॉर्थ 2 जो माहिदा दूसरी गैस पाइपलाइन रूस से बराह रास्त 750 मील लंबी समुंदर के अंदर से डालकर वो जर्मनी में पहुंची है। ठीक है। जिसका अब वो लाइसेंस नहीं दे रहे, सर्टिफिकेशन नहीं दे रहे जर्मनी वाले। 50 लाख मुरब्बा एकड़, ठीक है, एकड़ फीट गैस जो है वो जानी है सालाना। अच्छा। इस तरह जर्मनी की और यूरोप की 60% तवानाई और गैस की जरूरत अमेरिका से पूरी होती है। रशिया से अमेरिका ने कहा हम आपको जी कतर से करा देते हैं, जर्मनी से कहा। सही। जर्मनी ज्यादा उनकी 5% कतर उनकी ज्यादा 5% जरूरत पूरी कर सकता है। ठीक है। लिहाजा रूस पर से तवानाई का जो इन्हिसार है वो खत्म नहीं हो सकता। अमेरिका यूरोप का वो कम नहीं होगा, वो बड़ा मुश्किल बनेगी। आप देखती हैं कि $103 पे चला गई है अभी गैस की तेल की कीमत। सही। अभी गैस और तेल की कीमतें और चढ़ेंगी अगर रूस की सप्लाई बंद हो गई। रूस का मसला नहीं बनेगा कि रूस वही गैस सप्लाई और ऑयल सप्लाई चीन को बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक है, वो उधर डाइवर्ट कर देगा। तो ये पूरी आलमी मंडी पे इसका बड़ा असर होने वाला है, होने जा रहा है। पूरी इंटरनेशनल मार्केट अपसेट हो गई है। अब जो दुनिया इतनी डिपेंडेंट है और ग्लोबलाइजेशन के बाद इस तरह का आप झगड़ा बोल नहीं ले सकते। साथ ही ये बात भी है कि देखिए छोटा मुल्क बड़े मुल्कों से, ताकतवर मुल्कों से के उस पे होता है रहमो करम पे। अब उठा है रूस, उठ के चरपट दौड़ा है उसके ऊपर यूक्रेन पे। अब आप पूछेंगी कि जी इस सूरत हाल में, जबकि ये सूरत हाल ग्रो हो रही थी तो नज़र आ रहा था कि ये झगड़ा बढ़ जाएगा। और ये जो ओलंपिक्स हुई हैं चाइना के अंदर, विंटर ओलंपिक्स चाइना में, तो वहाँ पे सदर पुतिन भी आए हुए थे और वज़ीर आज़म इमरान खान भी आए हुए थे। वहाँ मुलाकात ही, उन्होंने कहा जी आप आइए, तो उन्होंने मान लिया। बिल्कुल भाई आपने तारीख को अब तय किया, आप 4 महीने बाद की तारीख तय कर लेते। अच्छा, पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं उनके मुताबिक कि उनको तो नहीं मालूम था कि ये हो जाएगा। ये सब चीज़ें दुनिया कह रही थी, यूरोप कह रहा था ये तब तक। और ये जो चीन का दौरा था पुतिन का, वो सिर्फ ये नहीं था कि वो उससे ज़्यादा अहम था ओलंपिक से, कि वो चीन और रूस के दरमियान अब बहुत ज़्यादा गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई है, मुश्तरका मफाद की खातिर। हाँ, मैंने अभी चीनी रद्दमल देखा है। सही। उन्होंने कहा कि ये गलत बात है कि यूक्रेन को शामिल किया जाए नेटो में। ठीक है, ये गलत है। ओके। और ये कि उन्होंने कहा कि ये भी कहा अच्छा लिहाजा हम इसकी हमायत नहीं कर सकते। और रूस के पास चाराकार नहीं था, वो क्या करता, उन्होंने एक तरह से हमायत कर दी है रूसी हमले की। मुझे एक बात बताइए कि अभी के लिए आपको यूक्रेन का मुस्तकबिल क्या दिखाई देता है, क्योंकि नेटो की अफवाह मुझे लगता है कि उसका जो मकसद है ना पुतिन का, हाँ। एक तो ये जो रिपब्लिक्स हैं उन्होंने मान लिया है, ठीक है। अब वो एक जहाँ पे लाइन ड्रॉ होती है इस रीजन की, जो कि असल में इनके पास दोनों रिपब्लिक्स जो है नाम नहाद इनके पास अभी नहीं है, कि वहां तक इन्हें एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। दूसरा डिसआर्म कर देंगे यूक्रेन को, उनकी फौजी ताकत खत्म कर देंगे। अच्छा। लेकिन रूस, ये यूक्रेन बड़ा मुल्क है, छोटा मुल्क नहीं है, ठीक है। रकबे के हिसाब से दूसरा बड़ा मुल्क है और 4 करोड़ 40 लाख आबादी है, 44 मिलियन पॉपुलेशन है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। और लोग बहुत एंटी रशियन हो गए यूक्रेन, बड़ी कौम परस्ती है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो रूसी रहते हैं यूक्रेन में, उनमें भी बड़ी कौम परस्ती है, ठीक है। और वो यूक्रेन के मुखालिफ है। तो लिहाजा ये होगा कि इस पे कब्जा नहीं कर सकेगा रूस, बस ये थोड़ा सा जो आगे बढ़ रहे थे। रूस ने ये कर देना है कि ये नेटो वाले यहाँ पे ना पहुंचे, यूक्रेन नेटो का हिस्सा न बने। अच्छा, वो जॉर्जिया के बारे में उनका मौक़िफ़ यही है, अच्छा, कि जॉर्जिया में आप ये नहीं कर सकते।
ठीक है, लिहाजा जॉर्जिया की सियासी क़यादत ने अक्लमंदी की कि हम नेटो में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, सही। लेकिन ये यूक्रेन की लीडरशिप जो थी, ये ज़रा ये फिल्म एक्टर हैं। अच्छा, ये पुराने, ओके, ये जो नौजवान हैं वैसे फिल्मी सी, ये जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, और उन्होंने बढ़ के लगाई, इलेक्शन अच्छा, जीता। मुझे बताएं, आपने कहा कि चाइना ने तो क्या गलत किया है, जो है मतलब जो नेटो ने शामिल करने के लिए, भारत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। इंडिया ने नहीं किया। हाँ, इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल में भी राय नहीं दी। क्या वजह है, खामोशी क्या है? कि रूस के साथ उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। ठीक है, हालांकि इंडिया और अमेरिका एशिया पैसिफिक में ये जो क्वाड का यानी 4 मुल्कों का वायदा है, बिल्कुल, उसका रुकन है अमेरिका के साथ, और अमेरिका से काफी कंधे से कंधा उसने मिलाया हुआ। लेकिन वो इस मामले में, क्योंकि रूसियों पे अभी तक बड़ा इन्हिसार है इंडियंस का, असले के मामले में, न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले में, मिसाइल प्रोग्राम में, और बहुत सारी हैवी इंडस्ट्री में, बहुत तजारती ताल्लुकात भी हैं इंडिया के, और तारीखी ताल्लुकात हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, चलें, ये तो मतलब इनका मफाद है, ये हो सकता है। हाँ जी, ये अब वज़ीर आज़म हमारे, मैं पूछना चाह रही हूँ कि तो आप चलिए, इंडियन का तो मफाद है, तो हम कहाँ खड़े हैं, तारीख की किस साइड पर हैं हम, मतलब हमारे वज़ीर आज़म बैठे बात ये है कि परेशानी बड़ी लेट हुई। हमारे जो सफ़ीर है यूक्रेन में, वो वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से एक दिन पहले उन्होंने जाके मुलाकात की है वहाँ की वजारत खारजा में, ठीक है, यूक्रेन की। उन्हें यकीन दिलाया है कि हम आपकी सलामती और ख़ुद मुख्तारी और यूक्रेन की आज़ादी की हिमायत करते हैं। ऊपर से इमरान खान वहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। अब इमरान खान की मुलाकात बड़ी लंबी भी होने जा रही है, 1 घंटे के बजाय 3 घंटे हो, काफी ज्यादा जो है सोशल मीडिया पे इस बात का चर्चा है। अगर देखें ना, इस ज्यादा मामला जब रूसी वफद आया था, तो हमें वो जो गैस पाइपलाइन का बड़ा मंसूबा है कराची से लाहौर तक का, उसे कर लेना चाहिए था। हमने नहीं किया, हम तैयार इसी तरह गैस के हवाले से हमें मायदे कर लेने चाहिए। हाँ। या ये कि ऑयल रिफाइनरीज के हवाले से हम रूसियों से बड़ी मदद ले सकते हैं। रूसियों के पास हम बहुत इंटरेस्टेड है रूसियों के साथ, फौजी ताल्लुकात के लिए, फौजी ताल्लुकात में भी हम इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि रूस की, अब हिंदुस्तान अमेरिका के करीब हो रहा है, तो लिहाजा हम रूस के करीब हो जाए। ओके। या लेकिन ये जो वज़ीर आज़म की वहाँ अब मौजूदगी है इस वक्त, इसका बड़ा नेगेटिव मैसेज आएगा जब तस्वीरें तमाम दुनिया में आएंगी, और वहाँ वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, तो फिर वो उनसे सवालात होंगे। वज़ीर आज़म साहब इस बात को जानते हैं, डोंट यू थिंक? उनको अंदाजा नहीं वज़ीर आज़म साहब को? ज़ाहिर है ये सब पता था उन्हें, फिर भी उन्होंने ये बात तो खुलकर आ गई थी कि बात उस तरफ जा रही है कॉन्फ्लिक्ट के। तो बाहर के हमारे वज़ीर आज़म बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं वो। मुझे एक और चीज़ बताइए, टेक्निकली जो है ये पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी अरसे के बाद दौरा हुआ है, क्योंकि जो पीटीआई नहीं 11 साल पहले, मैं वो कहते हैं जो पीटीआई की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव वो कह रहे हैं कई दहाइयों में जो है 22-23 साल वज़ीर आज़म के हवाले से कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन सदर जरदारी बिल्कुल, हाँ, गए थे 2011 की बात है, और बड़ी कामयाब दौरा था वो। हाँ, और अभी हमारे काफ़ी ताल्लुकात भी हैं यूक्रेन के साथ, ठीक है, हमारी कोई 400 मिलियन की ट्रेड है, ओके, जिसमें 311 उनकी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान आती है, अच्छा, उसमें गल्ला भी आता है वहाँ से, अच्छा, टैक्स भी आए हैं, ओके। तो दुनिया अब बहुत गंदम पैदा होती है, चावल पैदा होता है वहाँ पे यूक्रेन में, ओके। रूस में बहुत गंदम पैदा होती है, ठीक है। तो इस दफ़ा जो हमारी तजारती खसारा बढ़ा है यूक्रेन के साथ, उसकी वजह 2 सालों में जो हमने उनसे गंदम इम्पोर्ट की, अच्छा, यूक्रेन से, तो हम बड़े इंटरेस्टेड थे खुद डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी यूक्रेन की, क्योंकि वो उसी लेवल की है जो रूस में, ठीक है, रूस की थी। अगर रूस से नहीं मिल रही तो हम यूक्रेन से जैसे हमने टैंक हासिल किए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि सब दुनिया की बहुत खतरनाक सूरत हाल बनी हुई है। आपको लगता है ये बहुत इस सदी का बड़ा बहरान है। उससे पहले आपको याद होगा यूगोस्लाविया के बहरान से, और ये जो पैदा हुआ था बहरान बहुत बड़ा, तो वहाँ पे तो कोसोवो की आज़ादी जो थी मान ली गई थी, वहाँ बगैर रेफरेंडम के उनकी असम्बली ने, मकामी असम्बली ने करारदाद पास कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो ये दोनों इलाके जो हैं इन्होंने रेफरेंडम करवा के अपनी आज़ादी का ऐलान किया हुआ है, और क्राइमिया में तो उन्होंने रूस के साथ जाने का रेफरेंडम में ऐलान किया हुआ है। अब तो लिहाजा ये बड़ा एक पेचीदा मसला है, इससे आलमी अमन को बहुत खतरा हो गया है। बहुत बड़ी अलर्ट नेटो की फोर्सेस भी एक्टिव हो गई हैं। अभी तुर्की से कहा है इसने, यूक्रेन के सदर ने, कि ब्लैक सी में
से रूसी जहाज़ों को दाखिला रोक दो। अच्छा, अब वो तुर्की कैसे कर सकता है, झगड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अभी भी एहतियात ये बरती जा रही है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि हम अपनी फौजें वहाँ नहीं भेज रहे। ऐसा नहीं आपको तो लगता? रूस को जो बड़ा मसला बना है यूक्रेन पे जो हमले करने का, ये तो इन इलाकों के जो रूसी आबादी के इलाके हैं यूक्रेन के अंदर, उसके हवाले से उनका मसला पुराना है। बिल्कुल ठीक और ये है। 2014 से चला जा रहा है। सही है। लिहाजा जब पहला ये मसला जब आया इन इलाकों में रूसी फौजों के बारे में अफवाहें आने लगी, तो उन्होंने कहा ये काम तो 2014 से चल रहा है, कोई हमला नहीं हुआ। ठीक है। अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया, बकायदा। तो लिहाजा अभी रूस पे और बंदिशें लगने जा रही हैं। अच्छा, वैसे आपको ऐसा नहीं महसूस होता, आप अपनी मतलब ज़ीरक नज़र से बताइए मुझे कि यूक्रेन के सदर के साथ जो किसी ने तो वादा शादा किया था कि आप कर लो, हम संभाल लेंगे, उसका पीछे हट गए, क्योंकि एक छोटा मुल्क रूस के मुकाबले में जो है ये यूरोपियंस ने भी ज्यादती की है। ओके। पहले ये जो मिन्स्क के दोनों माहदे हुए, वो ये एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ठीक है। OSCE। ओके। ये ट्राईपार्टाइट बातचीत हुई थी। अच्छा। इसमें ये भी शामिल थे। ओके। जर्मनी और फ्रांस और ये जो ठीक है और यूरोप की जो सिक्योरिटी की और कोऑपरेशन की तंजीम है, अच्छा, ये भी इसमें शामिल थे। अच्छा, इसमें अगर आप कोई यूरोप में किरदार अदा कर सकता है तो फिनलैंड कर सकता है। ओके। जो नेटो का हिस्सा नहीं है। स्वीडन कर सकता है। ओके, जो नेटो का हिस्सा नहीं है। है। अच्छा, इसमें इंडिया भी कर सकता है, लेकिन अमेरिका और इंडिया के दरमियान, अमेरिका और रूस के दरमियान इंडिया भी एक रोल प्ले कर सकता है। हमारा उसमें कोई रोल नहीं। हमारे वजीर आजम साहब हम इस बारे में कोशिश भी ना करें, हम एक्स्ट्रास में कि हम कोशिश करेंगे कि लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि वो रूस को उनसे ज़्यादा जानते हैं या यूक्रेन को उनसे ज़्यादा जानते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? ये आपको पता है कि वो पैका क्या है? वो नहीं, अभी रोक दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जो है क्या, अभी रोक दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका। रोक दिया, लेकिन फिर भी आप एहतियात करें। चलें, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब दुनिया में अमन की हम बात करते हैं। ठीक है। यूक्रेन पे की खुद मुख्तार मुल्क के तौर पे उसके वजूद की हमायत करते हैं। ठीक है। हम ये जो लोग अपनी हक खुद रहत मांगते हैं इन इलाकों के, उनकी भी साथ भी हम हमदर्दी रखते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो कन्फ्रंटेशन है और ये जो नेटो की और रूस के दरमियान, ये बड़ी खौफनाक है। ये एस्केलेट नहीं करनी चाहिए। और ये दो बड़ी दुनिया की न्यूक्लियर पावर्स में क्लैश का बाइस नहीं बनना चाहिए। अच्छा, ठीक ये है। बहुत खौफनाक शुरू अच्छा, आखिरी इसे डी-एस्केलेट करना चाहिए। ठीक है, मैं आखिरी सवाल लेकिन एक बात और कर दूं जी, कि ये जो बंदिशें है ना, इक़्तिसादी बंदिशें, फर्क नहीं पड़ेगा, रूस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा नुकसान होगा यूरोप का भी। मुझे ये बताइए, आखिरी सवाल है, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म का इस वक्त रूस में होना जो है, क्या ये आलमी दुनिया को मैसेज है कि हम पाकिस्तान जो है, चाइना, रूस और पाकिस्तान के जो है वो उसमें ब्लॉक में शामिल है? इसका इंप्रेशन यही क्रिएट होगा। अच्छा, भले वहाँ पे इमरान खान ये ऐलान करें या ना करें कि जी हम तो यूक्रेन की सलामती के हामी हैं, तो पुतिन भी यही कह रहे हैं कि हमने कब्जा करने नहीं जा रहे। ठीक है, लेकिन का शट अप कॉल है ये। हाँ, ठीक है, लेकिन ये है कि वो उन्हें कुछ तो वहाँ पे खड़ा होना, क्रेमलिन में खड़े होकर बात करना अलॉन्ग विद, जबकि दुनिया एक तरफ और हो तो खड़ी है, तो दुनिया तो नहीं, मतलब मगरब जो नेटो के ममालिक हैं, सही, तो वो काफ़ी पाकिस्तान को वजाहत देनी पड़ेंगी, अमेरिका को भी और यूरोपियन यूनियन के भी लोगों को भी। आपको लगता है हमारे पर जो क्या कहते हैं बंदिशें वगैरह हमारे अपने मुल्क के हवाले से, कर्जे के हवाले से जो हैं, वो ज़्यादा सख्ती आ सकती है इस तरह से अमेरिका की तरफ से? नहीं, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, IMF की तरफ से कोई मसला में आ सकता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हम ज़रा टाइट हो सकते हैं, ज़रा टाइट ये हो सकता है, ज़रा सा कुछ थोड़ा सा और। चलें, ठीक है, सही, घबराना नहीं है आपने। चलें जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए हमें, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे शफारत सलीम और इम्तियाज़ आलम को अल्लाह हाफ़िज़।